दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बार बार सिर दर्द, स्ट्रोक या हमेशा तनाव लेना आपके ब्रेन हेल्थ पर कितना ज्यादा असर कर सकता है। हमारे शरीर को चलाने में हमारा दिमाग हर सेकंड कितना अहम रोल प्ले करता है। लेकिन क्या हो अगर यही दिमाग किसी बीमारी की चपेट में आ जाए, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, ब्रेन ट्यूमर हो, माइग्रेन हो, रीढ़ की हड्डी की कोई समस्या या फिर नींद न आने की कोई समस्या हो। अगर ये सारी बीमारियां हैं तो कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपका दिमाग या फिर आपके परिवार का हेल्थ जो है, ब्रेन हेल्थ ठीक रहे, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में इन सारे टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत कीजिए इंडिया के टॉप ब्रेन और स्पाइन सर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता जी का। स्वागत है सर। नमस्कार दोस्तों। राहुल गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल यही है कि ऐसे क्या सिम्टम्स आए जिसको देखने के बाद एक पेशेंट को ब्रेन सर्जन के पास जाना चाहिए। ब्रेन की समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है। जैसे आपने बोला कि अभी भागती दौड़ती दुनिया में लोग जो है वो बहुत ज्यादा एंगेज हैं अपने काम में, उनको अपनी सेहत की परवाह नहीं है। उसमें हमारी ब्रेन हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। सिर दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, उनकी विजन में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी आंखों में थकान रहती है, पानी गिरता है और बहुत सारी अदर बीमारियां हैं जिससे कि वो परेशान रहते हैं। तो इस केस में उनको एक डॉक्टर और विशेषज्ञ के पास आना जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फैमिली फिजिशियन से मिलें, जो कि आपको गाइड करेंगे कि आपको किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है। पर फिर भी एक न्यूरोसर्जन के पास आने की जो वजह है वो हो सकती है लगातार सिर दर्द होना, सिर दर्द के साथ विजन में प्रॉब्लम होना, सुनाई देने में प्रॉब्लम होना, आपके थकान रहना सारा दिन, या आपके कोई एक हाथ या पैर में कमजोरी आना, दौरे पड़ना। उसमें ये हो सकता है कि कोई ब्रेन के ट्यूमर के लक्षण हो, या कोई छोटा मोटा ब्रेन हेमरेज हो, या फिर आपको किसी और तरीके की ब्रेन के में क्षति हो रही हो या प्रॉब्लम हो रही हो। तो ऐसे केसेस में जो भी आपके ब्रेन या हाथों पैरों की कमजोरी से सिम्टम्स है, उसमें आपको एक न्यूरोसर्जन के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल, हम सिर दर्द की बात कर लेते हैं और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि आज के टाइम पे ये ज्यादा सामने आ रही हैं चीजें। तो एक सिर दर्द और माइग्रेन के दर्द में इंसान कैसे इसकी पहचान करे, डिफरेंस क्या है? जब हम सिर दर्द की बात करते हैं तो सिर दर्द का सबसे मुख्य कारण है हमारा टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक का मतलब है कि हम थके हुए हैं, हम स्ट्रेस में हैं, सारे दिन से शाम को जब हम घर आते हैं या आप ऑफिस में होते हैं तो आपको सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो उसका सीधा सा उपचार है कि हम टेंशन कम लें, हम स्ट्रेस को कम करें, हम बीच में रेस्ट लें, या कभी कभी जरूरत पड़ती है तो दवाई ले लें। उसके अलावा वीक में 5 से 6 दिन काम करें, तो संडे को भी प्रॉपर तरीके से रेस्ट करें, या जिस दिन भी हमारा ऑफ है उस दिन रेस्ट करें। उसके अलावा सिर दर्द जो है माइग्रेन की वजह से भी हो सकता है। माइग्रेन वाला दर्द जो होता है वो डिफरेंट टाइप का दर्द होता है, जिसमें कई बार आधे हिस्से में होता है, कई बार एपिसोडिक होता है, थ्रॉबिंग हेडेक होता है, साथ में हमें उल्टी जैसा मन होता है, दिखाई देने में प्रॉब्लम, या फिर बहुत सारी लाइट होती है या आवाज होती है तो उससे भी हमें इरिटेशन होती है। माइग्रेन का जो दर्द है वो दर्द है एक्सक्लूजन का, यानी कि और सारे कारण हमने रूल आउट कर लिए और फिर भी दर्द है, इस तरह का दर्द है तो उसको माइग्रेन लेबल करते हैं और उसकी दवाई स्टार्ट करते हैं। कई बार हमारे को सिर दर्द को ट्रीट करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी एक डिजीज के बारे में सोच के और उसकी दवाई देके देखना पड़ता है कि उससे कितना फायदा हो रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि चाहे सिर दर्द टेंशन की वजह से हो, चाहे माइग्रेन की वजह से हो, एक एमआरआई ब्रेन का जरूर होना चाहिए, ताकि हम कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ब्रेन के अंदर, जैसे कि पानी ज्यादा भर गया, या फिर कोई ट्यूमर हो गया, या फिर कोई वेस्कुलर एब्नॉर्मलिटी है, उसको हम डिटेक्ट कर सके। 99% केसेस में एमआरआई नॉर्मल आ सकता है, पर कई बार एमआरआई अगर नॉर्मल आता है तो हमें एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है और उससे भी हमारा दर्द आराम आ सकता है। बिल्कुल, माइग्रेन से जुड़ा एक और सवाल है। जैसे मैं देखता हूँ कि अगर किसी को माइग्रेन हो तो उसके मतलब ब्रेन के अलग अलग पार्ट में दर्द होना स्टार्ट होता है, किसी का लेफ्ट, किसी का राइट, या किसी के बैक साइड में। तो ये अलग अलग ऐसा क्यों होता है? माइग्रेन एक तरह का वैस्कुलर हेडेक है, जिसमें जो हमारे स्कल बेस में ब्लड वेसल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की वजह से दर्द होता है। उसमें साथ में हमारे हार्मोन्स और बहुत सारे जो कैटेकोलमीन्स हैं, सिक्रीशन, उसमें भी चेंजेस आते हैं। एग्जैक्ट कारण क्या है वो हम अभी तक शोध में ही है, हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। अब माइग्रेन में जो दर्द है वो ब्रेन से डायरेक्टली संबंधित नहीं है, तो इसमें कभी दर्द राइट साइड में, कुछ लोगों को लेफ्ट साइड में, कुछ लोगों को बैक ऑफ हेड में, कुछ लोगों को दर्द गर्दन में भी हो सकता है। तो इसलिए माइग्रेन की जो पहचान है वो एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन ही कर सकते हैं।
तो इसमें आप एक उनके विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे सलाह लें और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अच्छा, क्या माइग्रेन का ब्रेन स्ट्रोक के साथ कोई रिलेशन है? तो जब हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं। एक ब्रेन स्ट्रोक होता है जिसमें ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से खून का दौरा आगे नहीं जा पाता और ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है, उसको स्ट्रोक कहते हैं। 85% जो स्ट्रोक होते हैं वो इस तरह के स्ट्रोक होते हैं और इसको इश्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, यानी कि खून का दौरा आगे नहीं जा पा रहा और ब्रेन को डैमेज हो रहा है। ये काफी कॉमन है और इसमें मेन जो रीजन है वो लाइफस्टाइल डिजीज है, ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बहुत सारी अलग बीमारियां हैं जिससे कि ये रिलेट होता है। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें कि ब्लड वेसल के फटने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है और उसकी वजह से सिर दर्द होता है, अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं और कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो एज सच माइग्रेन और स्ट्रोक का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, पर हाँ ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसा भी हो सकता है कि दर्द जो है वो माइग्रेन की वजह से ना होके अर्ली सिम्टम ऑफ स्ट्रोक हो, जिसको कि नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक विशेषज्ञ के पास जाके उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। तो क्या माइग्रेन ठीक हो सकता है? माइग्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक होता है, दवाइयों से हम उसको कंट्रोल करते हैं। इसका एक लाइफ स्पैन होता है कि कुछ लोगों में काफी लंबे साल में रहता है, टाइम तक रहता है, एपिसोडिक होता है, 2-3 साल तक ठीक भी हो जाता है, फिर दोबारा रिकरेंस भी हो जाती है। तो माइग्रेन एक अलग तरीके की प्रॉब्लम है और हम जब स्ट्रोक की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे अलग पैरामीटर्स हैं जिसको कि हमें कंसिडर करना पड़ता है। और एक खास बात यह है कि आजकल यंग पॉपुलेशन में भी स्ट्रोक बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, इसलिए हर किसी को बचाव और इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ब्रेन स्ट्रोक जैसे कि हमने बताया डायबिटीज या हाइपरटेंशन ये मेजर रीजन है, तो युवाओं में क्या ऐसा सिर्फ स्ट्रेस है या कुछ और वजह है? तो स्ट्रोक जो है पहले के जमाने में कई बार डायग्नोज ही नहीं होते थे। आजकल एमआरआई, एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन की मशीनें इस हिसाब से अवेलेबल हो गई हैं कि उसका डायग्नोसिस जल्दी बन जाता है। बहुत सारे लोगों में, यंग पॉपुलेशन में जन्म से कोई डिफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स में ब्रेन की, तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस आजकल यंग पॉपुलेशन बहुत ले रही है, खासकर वो लोग जो आईटी डिपार्टमेंट में हैं या फिर और स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, जो टाइप ए पर्सनैलिटी है, तो उन केसेस में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। उससे भी ब्लड वेसल्स हमारी डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। तो लाइफस्टाइल डिजीज है, स्ट्रेस और हाइपरटेंशन, डायबिटीज इसके मुख्य कारण है, इसलिए यंग पॉपुलेशन में भी स्ट्रोक का ध्यान रखना जरूरी है। पैरालिसिस भी स्ट्रोक का ही पार्ट है। अच्छा, तो स्ट्रोक का जो पार्ट है वो पैरालिसिस में आता है, तो एक साइड का वीकनेस है या पैरों की वीकनेस है, वो भी स्ट्रोक के पार्ट में ही आती है। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और सर्जरी के बाद इंसान ठीक है, तो क्या उसको आगे भी चांसेस हैं कि दोबारा हो सकते हैं? और अगर वो इंसान चाहे तो आगे क्या प्रिकॉशन ले सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है। लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन कंट्रोल में रखना है। अगर इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है तो उसको ब्लड थिनर्स लंबे टाइम तक खाने पड़ते हैं। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है तो उसमें खासकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना जरूरी है। रेगुलर फॉलोअप में रहना है अपने डॉक्टर को, जो कि टाइम टू टाइम आपके बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, किडनी, लिवर, लिपिड प्रोफाइल, ये सब चीजों को अपने नियमित रूप से चेक करा के कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। राहुल जी, ब्रेन ट्यूमर क्या है? क्या इसका भी रिलेशन है स्ट्रोक के साथ? जब हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो जैसे शरीर में किसी भी हिस्से में ट्यूमर हो सकता है, वैसे ही ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि एक हिस्से में हो जाती है। ब्रेन में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेन हमारा जो है वो एक स्कल के अंदर होता है जिसका कि लिमिटेड वॉल्यूम होता है, उसका वॉल्यूम उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, स्कल उतना ही है। तो जैसे जैसे ट्यूमर अपने साइज में बढ़ता है वो प्रेशर इफेक्ट करता है, वो अगर किसी जरूरी हिस्से को इन्वॉल्व कर रहा है तो वो डेफिसिट पेशेंट को पहले आ जाते हैं। ब्रेन के कई हिस्से ऐसे जो कि इतने जरूरी नहीं है, उस पर ट्यूमर कई बार बहुत बड़े साइज का हो जाता है, ब्रेन टॉलरेट करता रहता है, फिर अचानक एक दिन सिम्टम्स आते हैं जिसमें काफी दिक्कत हो जाती है। तो ब्रेन ट्यूमर जो है वो हमारे ब्रेन के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकता है। ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, ब्रेन और स्कल के बीच में भी हो सकता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर आंखों की नसों के आसपास भी हो सकता है। तो क्या ब्रेन ट्यूमर होने के बाद क्या चांसेस हैं कैंसर बढ़ने के? ब्रेन ट्यूमर अगेन दो टाइप के होता है, एक नॉन कैंसरस होता है, एक कैंसरस होता है। जनरली जो कैंसरस ट्यूमर होता है वो ब्रेन के पेरेन्काइमा के अंदर होता है, या तो वो मेटास्टेसिस होगा, शरीर के किसी और हिस्से से निकल के ब्रेन में जाएगा और उसे ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। जैसे कि ब्रेन के अंदर जाने के अलावा वो लंग्स में, लिवर में भी जा सकता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का ब्रेन ट्यूमर है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर होता है जो प्राइमरीली ब्रेन से ही अराइज होता है, उसमें भी दो टाइप के होते हैं, कैंसर और नॉन कैंसरस। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो ब्रेन की सतह से अराइज होते हैं, जैसे मेनिंजोमा है, या फिर हमारे स्कल बेस से पिट्यूटरी ट्यूमर है, क्रेनियोफेरेंजियोमा है। ये ट्यूमर वो होते हैं जो कि नॉन कैंसरस होते हैं पर ब्रेन में दबाव करते हैं और उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स मेनली हेडेक है,
उल्टी आना है, विजन में प्रॉब्लम, सुनाई देने में प्रॉब्लम, बैलेंस खराब होना, सीजर आना, दौरे पड़ना या फिर बेहोशी छाना, तो इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि हमें एमआरआई कराना है ब्रेन का, जो कि प्रेफरेबली कॉन्ट्रास्ट एमआरआई जो है वो ब्रेन ट्यूमर को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है। और फिर हमारे कोई न्यूरो विशेषज्ञ यानी न्यूरो सर्जन से मिलना है, जो कि इसके इलाज के बारे में आगे आपसे डिस्कस करेंगे। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे पर्सन का ये कमेंट आया था कि उनके दिमाग में कैल्शियम जम गया या फिर कोई कीड़ा। तो क्या ये सच में कीड़ा होता है या कोई कैल्शियम होता है जिसकी वजह से उनको बार बार बेहोशी आना, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं? जो आप बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक एंटिटी है, उसको एनसीसी कहते हैं, यानी न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। एक अर्थवर्म होता है, एक तरह का टेपवर्म होता है, जो कि हमारे पेट के अंदर घुसता है इन्फेक्शन की वजह से, अगर खाना पीना ठीक नहीं हो तो, और उसकी वजह से उसके जो अंडे हैं वो ब्लड में घुस के और ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ब्रेन में जब पहुंचते तो एक एंड स्टेज डिजीज होती है जिसको कि हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। उस केस में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर वो कीड़ा एक गांठ बना देता है और धीरे धीरे वो वहां पर मर जाता है, और जब वो मर जाता है तो वहां पर उसके कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। तो इसे कहते हैं कि एक तरह से ब्रेन के अंदर जाके उसकी कुछ सालों में कब्र खुद जाती है और वो कैल्शियम के रूप में हमारे को दिखती है। जब वो कीड़ा ब्रेन के अंदर एक्टिव होता है तो उस वक्त वो हमारे को दौरे करता है, सीजर्स करता है। ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि ये एक या दो होते हैं, पर कई पेशेंट में हजारों की संख्या में भी इस तरह के कीड़े ब्रेन के अंदर घुस सकते हैं और वो प्रॉब्लम करते हैं। तो ये आपने बात की पेट के अंदर की बैक्टीरिया की। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पत्ता गोभी, उसको खाने से भी क्या ऐसे कीड़े? तो जो ये कीड़े हैं, कीड़े के जो सिस्ट हैं वो हमारे सब्जियों में हो सकते हैं। उसमें खासकर पत्ता गोभी का नाम इसलिए आता है कि पत्ता गोभी, फूल गोभी वगैरह में कई सारी लेयर्स होती हैं जिसको कि हम ठीक से धोते नहीं है। अगर हम उनको ठीक से धोते नहीं है तो उसके जो ओवम है या उसके जो अंडे हैं वो उसमें रह जाते हैं, और जब हम सैलेड की तरह इन चीजों को कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे पेट में चले जाते हैं, और पेट से वो हमारे एब्जॉर्ब होने के बाद, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, जिससे वो पूरे शरीर में कहीं भी फैल सकते हैं, और अगर ब्रेन में फैलते हैं तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। तो उसके लिए पत्ता गोभी की गलती नहीं है, इसमें गलती ये है कि हमने ठीक से उन वेजिटेबल्स को रॉ खाने से पहले, सैलेड के रूप में खाने से पहले वॉश नहीं किया। अगर हम उसको बहुत अच्छे से वॉश करेंगे, अगर उस पर कीड़े हैं भी तो धुल जाएंगे और हमें उसके खाने में कोई नुकसान नहीं है। तो फिर ये पत्ता गोभी हम किसी और वेजिटेबल्स की बात करते हैं उससे भी हो सकते हैं? तो ये पत्ता गोभी है, सैलेड में गाजर, मूली, कॉलीफ्लावर या फिर जैसे फूल गोभी है, उनसे भी हो सकता है अगर हमने उनको ढंग से धोया नहीं है रॉ खाने से पहले। आज की जो जिंदगी है कितनी फास्ट हो चुकी है, हमने अभी स्टार्टिंग में इसका जिक्र किया, तो इसका असर कैसे होता है हमारे दिमाग पे, वो जरा समझना था आपसे। जैसे कि नींद कम लेना, क्या ये इफेक्ट करता है दिमाग को और किस हद तक करता है? देखिए, हम एक तरफ तो बात कर रहे थे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक की और माइग्रेन की। दूसरा आता है कि हमारा स्ट्रक्चर ब्रेन का ठीक है पर हमारा बिहेवियर या हमारा सोचने समझने की शक्ति उसमें गड़बड़ है, वो होता है फंक्शनल। भागती दौड़ती दुनिया में टाइम में हमारे पास अपने शरीर का ध्यान रखने का टाइम नहीं है। कई लोगों का वजन बढ़ता है, कई लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो उनकी कमर में, पैरों में, हाथों में दर्द होता है, कई लोगों को सिर में दर्द होता है, स्ट्रेस की वजह से दर्द होता है। और अगर हम बहुत ज्यादा ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस से स्ट्रेस लेके घर आते हैं तो हमारी नींद भी पूरी नहीं होती क्योंकि हम स्ट्रेस में हैं। तो ऐसे में हमारे माइंड को फिट रखना बहुत जरूरी है। माइंड को फिट रखने के लिए हमारे को 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट कंट्रोल। हम जो स्ट्रेस में आते हैं तब हम ज्यादा भी खाते हैं, जंक फूड भी खाते हैं, मीठा भी ज्यादा खाते हैं, क्योंकि वो हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स है, हमारी ब्रेन की क्रेविंग होती है। और ये मीठा खाना, ज्यादा खाना और जंक फूड खाना तीनों ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और जितना हम खाते हैं उतना ही ब्रेन को नुकसान होता है और उतना ही हम और खाते हैं, तो एक ये विशेष साइकिल बढ़ जाता है जिससे कि हमें ओबेसिटी हो जाती है, जो कि हमारे शरीर को नुकसान करती है। मोटापा भी? जी हाँ, मोटापा भी हमारे दिमाग में असर करता है अगर वो मोटापा हमारा डाइट जो है वो खराब लेने की वजह से है। तो नियमित रूप से दिन में 3 या 4 बार खाना, स्मॉल पोर्शंस में खाना, क्वालिटी का ध्यान रखना कि हम क्या खा रहे हैं, जिसमें सैलेड्स का और सूप का, फ्रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें भी अगर हम शुगर का कंटेंट कम करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा। दूसरा है नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज से हमारा शरीर भी ठीक रहता है, हमारा हार्ट भी ठीक रहता है और हमारा ब्रेन भी ठीक रहता है। तो अगर हम दिन में 1 घंटा अपने शरीर को देंगे एक्सरसाइज के लिए, चाहे हम योगा करें, चाहे हम डांस करें, चाहे हम वॉक करें या चाहे हम जिम में एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी, तो फिजिकल एक्टिविटी स्पेसिफिकली हमारे शरीर को ठीक रखने में, ये नहीं कि मैं ऑफिस चल के जाता हूं या मैं घर में सारा दिन काम करती रहती हूं, वो चीज नहीं। हमारे को अपने शरीर को 1 घंटा एक्सरसाइज के अलग से देना है, जिससे हमारे बॉडी का और ब्रेन का दोनों का रिजुविनेशन होगा। मतलब वो दिमाग हमारा दोबारा से फ्रेश होगा।
तो इसको रखना जरूरी है। इसके अलावा हमें हॉबीज डेवलप करना, हमें अपने स्ट्रेस के टाइम पे काम करना है, काम करने को कोई मना ही नहीं है, काम के टाइम में स्ट्रेस भी लेना है, पर उसके अलावा स्ट्रेस को पाल के नहीं रखना है। हॉबीज डेवलप करनी है। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप टीवी में पिक्चर देख सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप पोस्टेज कलेक्शन कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी हॉबी जो भी आपको अच्छी लगती है, पेंटिंग कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं। तो एक हॉबी को डेवलप करना जरूरी है, जिसकी लेके आपको दिन में 1 आध घंटा या फिर कम से कम हफ्ते में 1 दिन निकालना है, जिससे कि आप अपने आप को अपने नॉर्मल स्ट्रेस से माइंड को फ्री कर पाए। तो अगर आप ये 3 चीजें करते हैं तो आपको नींद भी ठीक से आएगी और आप हेल्दी भी रहेंगे। एक उम्र के बाद 30 या 40 साल की उम्र के बाद रेगुलर आपको जो है इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं अपने, वो भी अपने फैमिली फिजिशियन की सलाह से, किडनी का, लिवर का, हीमोग्लोबिन का, थायराइड का, लिपिड प्रोफाइल का, उसके अलावा और कोई बीमारी तो नहीं है, कोई यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड शुगर कैसा चल रहा है, इन सबका टेस्ट कराना साल में 1 बार जरूरी है, 30 से 50 साल की उम्र तक, और 50 साल की उम्र के बाद साल में 2 बार। इसके लिए आप डायरेक्टली लैब में जाके अनगिनत टेस्ट करा लें, उसका फायदा नहीं है। मीट योर फैमिली फिजिशियन से सलाह लीजिए और उनके हिसाब से टेस्ट कराइए और उनको नियमित रूप से दिखाइए। ये सब चीज फॉलो करेंगे तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, तो फिर आपके माइंड में भी, ब्रेन में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आज की जो लाइफ है उसमें ऐसा लगता है कि ऑफिस की टेंशन या फ्यूचर की टेंशन, वो स्ट्रेस कम नहीं होता, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं उसी के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपने फूड क्वालिटी पे ध्यान रखना और एक हॉबी डेवलप करना। इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव एंजियोग्राफी और एम्बोलाइजेशन है। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल मशीन्स है, इंट्रा मॉनिटरिंग की मशीन्स है, क्यूजा की मशीन्स है। ये सारी मशीन जो है सर्जरी को और सेफ बनाती है। बेटर रेडिएशन फैसिलिटी, गामा नाइफ एक इंपॉर्टेंट ऐसा मशीन है जो कि छोटे बिनाइन ट्यूमर को ट्रीट कर सकता है ताकि वो दोबारा आगे ग्रो ना करे। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो कि ब्रेन ट्यूमर सर्जरी को सेफ बनाते हैं। इंसान अब गेट पे जाकर उसका सिर टकरा जाता है या कहीं भी ऐसे नॉर्मल, तो क्या इसको लेकर भी इंसान को सोचना चाहिए? देखिए, अगर हेड इंजरी है, माइनर हेड इंजरी है, सिर टकराया आपका किसी वजह से या कोई खून निकला, कट लगा, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। अगर उस वक्त बेहोश हुए हैं, कोई दौरा सा पड़ा है या कोई हाथों पैरों में वीकनेस आई है, तो हमें सीटी स्कैन कराना जरूरी है। कोई भी हेड इंजरी के लिए सीटी स्कैन जो है वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, तुरंत हो जाता है और उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमारे को। कई बार ज्यादा तेज चोट लगती है, जैसे कि कार एक्सीडेंट हो गया या आगे ऊंचाई से गिर गया या फिर किसी ने असॉल्ट कर दिया, मार दिया, तो उस केस में हेड इंजरी सीवियर भी हो सकती है। उसमें भी सीटी स्कैन कराना जरूरी है और उसमें पेशेंट को एडमिट किया जाता है, और अगर उसमें मेजर इंजरी है, सर्जरी की जरूरत है, तो सर्जरी भी करी जाती है। हेड इंजरी इंडिया में बहुत कॉमन है और वो बेसिकली इसलिए कॉमन है क्योंकि इंडिया में जो है ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, पर लोग ध्यान नहीं रखते। जैसे वर्क प्लेस है, बिल्डिंग बन रही है ऊंची ऊंची, वहां पर सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर नहीं है। हमारे यहाँ पर मैंने देखा था कि एक बिल्डिंग बन रही थी जब, तो कुछ लोगों ने अपना जो सेफ्टी बेल्ट लगाई हुई है वो नहीं लगा रखी थी। प्रोविजन था, बेल्ट पड़ी है, लेकिन लोगों ने लगाई नहीं, लापरवाही की वजह से। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग में 17वें फ्लोर से, 4थे मंजिल से, बच्चे दूसरी मंजिल से नीचे गिरे हुए होते हैं और उनको हेड इंजरी हो जाती है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, हेलमेट नहीं पहनते, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते, तेज चलाते हैं, लेन ड्राइविंग नहीं करते, तो इसकी वजह से अल्कोहल के साथ ड्राइविंग करते हैं। ऑलमोस्ट हर रात एक ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आता है जिसने अल्कोहल ले रखी है, ड्राइव कर रहा है और एक्सीडेंट हो गया। अल्कोहल का ट्रेंड तो ज्यादा है इंडिया में, तो लोगों को डर नहीं है और ड्राइव करते हैं। हाँ, तो उसमें जो हेड इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हेड इंजरी में जो पेशेंट बेहोश अवस्था में आता है उसमें उसका तो जितना नुकसान होता है नहीं होता है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली, फ्रेंड सर्कल सब बर्बाद हो जाता है, मॉनिटरली भी, साइकोलॉजिकली भी, सोशली भी और इमोशनली भी। तो हेड इंजरी एक प्रिवेंटेबल डिजीज है जिसको कि हम एहतियात बरतने से बचा सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है किसी पेशेंट को फेस पे पेन होता है, लेफ्ट या राइट कहीं भी, ये क्यों होता है? तो कई बार करंट जैसा पेन जो अचानक होता है और बहुत कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रहता है, वो फेशियल पेन होता है। तो हमारे फेस को जो नर्व सप्लाई करते हैं, फिफ्थ नर्व कहते हैं, उसके 3 डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन ऊपर वाले हिस्से को, दूसरा डिवीजन सेंटर को और तीसरा डिवीजन लोअर हिस्से को सप्लाई करता है। किसी भी हिस्से में पेन हो सकता है और उसका जो कारण होता है वो उस नस की इरिटेशन की वजह से होता है। तो जहां वो ब्रेन के अंदर एंटर हो रही होती है वहां पर अगर कोई इरिटेशन है, वहां पर चाहे कोई ट्यूमर है, चाहे ब्लड वेसल से इरिटेट कर रही है, तो उसकी वजह से हो जाता है। इसका टेक्निकल नाम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। ट्राइजेमिनल उस नर्व का नाम है, फिफ्थ नर्व,
और न्यूरैल्जिया मतलब पेन होना नर्व की वजह से। तो इसमें दवाइयां हमारी काम करती है इनिशियली पेन को ठीक करने के लिए। कई बार दवाइयां कामयाब नहीं होती तो उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम एमआरआई कराने के बाद पीछे से एक सर्जरी करके कान के पीछे से अंदर जाके उस नस को फ्री कर दें जो भी उसके ऊपर चिपक रहा है या उसके ऊपर दिक्कत कर रहा है। दूसरा तरीका होता है कि हम यहाँ पर उस नस को सुन कर दें, तो इंजेक्शन लगा के उस नस को सुन भी किया जा सकता है। जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो उसका एमबीडी है, यानी माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन है, जो पीछे से जाके किया जाता है। और टेम्परेरी मेथड ये है जिसमें कि हम आगे नीचे से करते हैं। तो ये ट्राइगल न्यूरैल्जिया भी काफी भयंकर बीमारी है, इसको सुसाइड डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। जिस पेशेंट को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है उनका जिंदगी इतनी दूभर हो जाती है कि वो कहते हैं कि हमें बचा लो नहीं तो सुसाइड कर लेंगे। इस पे पेन खाना खाने के टाइम, बोलने के टाइम, हवा लगने से, कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके 3-4 दांत निकलवाए होते हैं, उनको लगता है कि दांतों की वजह से पेन हो रहा है, पर एक्चुअली ये दर्द जो है वो नस से स्टार्ट हो, नस से स्टार्ट। तो ये मतलब रीजन कैसे, क्या सोने या स्ट्रेस लेने से? नहीं, इसका स्ट्रेस होने से नहीं है। इसमें एक चांस की बात है कि वो नस के आसपास कोई खून की नस है या कोई छोटा ट्यूमर है जो उसको इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो नस बहुत सेंसिटिव हो जाती है। और जरा सी हवा लगने से, खाना खाने से या बोलने से या हाथ लगने से भी वो नस एकदम से एक्टिवेट हो जाती है और हमें दर्द का महसूस होता है। करंट लाइफ में तो क्या 100% चांसेस है इसके ठीक होने के? जनरली जो हम सर्जरी करते हैं उसके बाद ये 99% केसेस में क्योर हो जाता है। दोबारा रिकरेंस के चांसेस काफी कम रहते हैं जब सर्जरी अच्छे से हो जाती है। डॉक्टर राहुल जी, क्या टीबी भी ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टीबी को इरेडिकेट करने के लिए हमारी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने कोशिश चला रखी है कि वो चाहते हैं कि अगले 2-3 साल में हम टीबी को इरेडिकेट कर सकें। टीबी जो है वो डेवलप कंट्रीज में जैसे जापान, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में नहीं देखी जाती है। अगर उनके पास कोई टीबी का केस आता है तो वो हैरानी पड़ जाती है। इंडिया में टीबी के कीटाणु हवा में है। अगर आप अपने आसपास ढूंढने निकलो तो हर 5वां व्यक्ति जो है वो टीबी से या तो ग्रसित है या उसने कभी ना कभी टीबी का शिकार हुआ है। तो टीबी से हमें बचना बहुत जरूरी है। और टीबी जो है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है। जो लंग्स की टीबी है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है, टीबी के माइक्रोबैक्टीरियम है, वो ग्रो करते हैं और वो हमारे सांस में, हमारे बोलने से निकलते हैं। और सामने वाले व्यक्ति के अंदर अगर वो घुस जाते हैं और उसकी इम्यूनिटी वीक है तो उसको टीबी हो जाता है। तो फेफड़े की टीबी सबसे कॉमन है। फेफड़े के अलावा ये हमारे शरीर के हर हिस्से को, चाहे बोन्स है, चाहे ब्रेन है, चाहे किडनी है, चाहे लिवर है, चाहे मसल्स है, हर हिस्से को इन्वॉल्व कर सकता है। ब्रेन और स्पाइन को जो है टीबी में इन्वॉल्व करता है तो उसको हम ट्रीट करते हैं। ब्रेन के अंदर टीबी 2-3 तरीके से हो सकता है। या तो ब्रेन की टीबी की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। पेशेंट की आंखें सुनाई दे नहीं सकती, सब जा सकती है, बेहोश रह सकता है और कई बार पानी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। कई बार ब्रेन की टीबी की गांठें बन जाती है ब्रेन के अंदर से, ट्यूबरक्लोमा, वो भी बहुत प्रॉब्लम वाली दिक्कत है, क्योंकि उसमें भी वो जरूरी हिस्से में टीबी के गांठें बन जाती है जिससे कि पेशेंट को डेफिसिट हो जाते हैं या पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है और उसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। कई बार सर्जरी नहीं भी कर पाते पर दवाइयां उसका इलाज है। कई बार ब्रेन के अंदर टीबी की एब्सेस बन जाती है, यानी कि पस की गांठ बन जाती है, उसका भी एक अलग ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरह टीबी हमारे ब्रेन को काफी तरह से पहुंचाती है, दिक्कत पहुंचाती है और उसके लिए हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जैसा मैंने बताया, कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है, पर ब्रेन की टीबी का ज्यादातर इलाज हम दवाइयों से करते हैं। राहुल जी, चूंकि आप न्यूरो सर्जन है तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अभी अगर हम आज के टाइम की बात करें तो क्या क्या नए इन्वेंशन हुए हैं और क्या इसमें कुछ रिसर्च चल रहे हैं? हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, उसमें हमने बात करी स्ट्रोक की। एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, यानी कि किसी को अधरंग होता है अचानक या स्पीच में प्रॉब्लम होती है अचानक, तो उसमें स्ट्रोक का स्ट्रॉन्ग सस्पेशन जाता है। हम लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि अगर स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, जैसे कि अचानक एक साइड वीक होना या अचानक स्पीच जाना या बैलेंस में खराब होना, दिखाई देने में प्रॉब्लम होना अचानक, तो आप तुरंत एक ऐसे सेंटर में आइए जहां पर कि सीटी स्कैन, एमआरआई और एंजियोग्राफी की फैसिलिटी हो और जहां पर कि न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। क्योंकि स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है, विद इन 4.5 आवर्स एक ऐसा इंजेक्शन लग सकता है जिससे कि वो नसें जो ब्लॉक है वो खुल सकती है। उसके अलावा न्यूरो कैथ लैब में हम वो प्रोसीजर कर सकते हैं जिससे उस बंद ब्लड वेसल को खोल सकते हैं। और इसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसीजर जो है 4 से 6 या 8 घंटे के भीतर ही हो सकता है। इन सिम्टम्स को हमें रिकग्नाइज करना है और जल्द से जल्द उस पेशेंट को एक ऐसे हॉस्पिटल लेके आना है जहां एक फैसिलिटी अवेलेबल है। पिछले 4-5 साल में हमने कम से कम 100 पेशेंट ऐसे ट्रीट करे हैं एंडोवास्कुलर मेथड द्वारा कैथ लैब में, जिसमें कि हमने बंद ब्लड वेसल को खोल दिया है। तो इसलिए ये एक नया ट्रीटमेंट है और इससे जैसे हार्ट अटैक होता है और ब्लड वेसल को खोला जाता है, वैसे ब्रेन अटैक होता है जिसमें ब्लड वेसल को खोला जा सकता है। ये नई चीज है और इससे पेशेंट की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अगर ब्लॉक रही वेसल
ब्रेन डैमेज हुआ तो पेशेंट हो सकता है कॉमा में ही रहे लाइफ लॉन्ग। और अगर हम उसको खोल पाते हैं, जो कि हम 60 से 70% केस में खोल पाते हैं, तो ब्रेन डैमेज नहीं होता और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ भी लीड कर सकता है। दूसरी बात, जो नए चेंजेस आ रहे हैं वो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में आ रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में दो टाइप के चेंजेस आ रहे हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक्स, मतलब बेटर डायग्नोस्टिक्स, जैसे एमआरआई की क्वालिटी, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, बहुत तरीके के ऐसे डायग्नोस्टिक मेथड आ रहे हैं जिससे हम ब्रेन ट्यूमर को बहुत अच्छे से रिकग्नाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जब ब्रेन ट्यूमर निकाल देते हैं तो उसकी जो टेस्टिंग होती है उसमें भी बहुत सारे नए चेंजेस आ रहे हैं, जिससे कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में बहुत अच्छे से हम जान पाते हैं और आगे फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या ये बीमारियां पहले नहीं थी या अभी आई है, मतलब, या फिर हमारा जो रिसर्च है वो बहुत ज्यादा आगे आ चुका है? बीमारियां ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है लाइफस्टाइल रिलेटेड स्ट्रोक की बीमारियां तो बढ़ी हैं, लेकिन ब्रेन ट्यूमर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है किसी वजह से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोबाइल की वजह से ब्रेन ट्यूमर के चांसेस बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन अब डिटेक्शन बढ़ गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया सीटी स्कैन, एमआरआई की अवेलेबिलिटी जो बढ़ गई है। इंडिया के अंदर अगर आपको एमआरआई कराना है तो आपको 24 घंटे का नोटिस भी नहीं चाहिए, जबकि विदेश में आपको एमआरआई की 6 महीने बाद की डेट मिलती है। अगर हम एमआरआई जल्दी करा लेते हैं और फिर ट्यूमर निकलता है तो हम जल्दी ट्रीटमेंट कराते हैं। तो इसलिए आजकल डिस्कवर ज्यादा जल्दी हो रही है बीमारियां, और उसकी वजह से पेशेंट्स को फायदा मिल रहा है। तो बीमारियां वही हैं ट्यूमर से रिलेटेड, लेकिन अब उसका इंसिडेंस जो है वो डिटेक्शन का बढ़ गया है और उसका ट्रीटमेंट का बढ़ गया है। लोगों के पास इंश्योरेंस है, लोग अवगत हो गए हैं, लोग अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, इसलिए वो ट्रीटमेंट कराने आते हैं। पहले, बहुत टाइम पहले ये था, इवन विदेशों में ये था, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर टाइप का लग रहा है, कोई ट्रीटमेंट करो, इसको मरने दो। अब नहीं, अब हम चाहते हैं लॉन्गिविटी बढ़ाए और साथ में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के टाइम पे हमारे पास स्पेशल गैजेट्स हैं जो कि ब्रेन ट्यूमर सर्जरी को बहुत ही सेफ बनाते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप के अंदर भी विशेष चीजें हैं, जैसे फ्लोरोसेंस है या फिर न्यूरो नेविगेशन है, जो इस्तेमाल करके हम ट्यूमर को ही लोकलाइज करते हैं और बाकी ब्रेन को डैमेज नहीं होने देते। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है जिससे लोगों को काफी फायदा हुआ। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि आप लोग सब ब्रेन और स्पाइन डिजीज से मुक्त रहे। फिर भी कभी जरूरत हो तो एक सीनियर न्यूरोसर्जन के पास जाके जरूर सलाह लें। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में हूँ, एस्कॉर्ट्स ओखला में भी जाता हूँ, तो अगर आप मेरे से सलाह लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इन हॉस्पिटल्स में। मैं टेली कंसल्टेशन में भी सलाह दे देता हूँ, तो उसके लिए आप हमारे हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट करेंगे तो थ्रू अवर कोऑर्डिनेटर, हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर। बिल्कुल, और हमारे डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर, प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा जिससे आप सर से बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे जो और वीडियो आएंगे उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ नॉर्मल लास्ट शो का कि उसमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात को आप सब लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं, बहुत सारे लोगों के साथ, जनसंख्या के साथ शेयर कर सकूं, उनको बता सकूं क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा चैनल है। हेल्थ इश्यूज पे और भी ज्यादा इश्यूज पे लोग डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी और आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। और मैं कांग्रेचुलेट करता हूं इनको कि जो उन्होंने इस चैनल को स्टार्ट किया है, और धन्यवाद करता हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने रख सकूं। धन्यवाद।